आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेंसी स्वैप्स। जी हाँ, डेरिवेटिव्स के अंदर में एक कॉन्ट्रैक्ट आता है स्वैप्स का, जिसके अंदर का एक सब टॉपिक है करेंसी स्वैप्स। तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वैप क्या होता है। स्वैप बेसिकली एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ फंड्स यानी कि मनी होता है। जिसमें अगर दो पार्टी का एग्जांपल लें, ए और बी, सो ए कुछ पैसे बी को देगा और बी कुछ पैसे ए को देगा। सो टू समराइज, स्वैप में क्या होने वाला है, पैसों का आदान प्रदान। दोनों पार्टीज एक को पैसा देगी और दूसरे से पैसा लेगी। नोट: करेंसी स्वैप शुड बी स्टडीड एज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। आपने अलग अलग तरीके के स्वैप सुने होंगे, जैसे कि होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, एक्सेट्रा। तो ये जो अलग अलग स्वैप होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है करेंसी स्वैप। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप करेंसी स्वैप को स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ इसको एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह पढ़िएगा और बाकी जो स्वैप्स है उनसे कंपेयर मत कीजिएगा। इसको एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह स्टडी कीजिएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि दो पार्टीज है मेरे पास, एक है यूएसए में और एक है जापान में बेस्ड है। ए पार्टी जो है वो यूएसए में बेस्ड है और बी पार्टी एक जापान में बेस्ड है। दोनों अलग अलग बिजनेसमैन है। अब जो ए है, जो कि यूएसए में बेस्ड है बिजनेसमैन, उसको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ फंड्स डॉलर में चाहिए जैसे अपने बिजनेस में यूज़ कर पाए। वैसे ही जापान में एक बी है जिसको येन यानी कि जापान की करेंसी होती है येन। तो येन में उसको रिक्वायरमेंट है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए कुछ पर्पज़ के लिए। अब दोनों लोगों ने अपने अपने बैंक्स को अप्रोच किया। तो जो अमेरिका में ए ने जिस बैंक को अप्रोच किया उसने उसको क्या बोला, बैंक ने बोला कि वो उसे डॉलर में लोन दे सकता है 9% के रेट से, लेकिन अगर वो येन में लोन लेगा, कौन, ए, अमेरिका में येन में लोन लेगा, तो उसे 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ए ने बोला चलो ठीक है। बी के साथ क्या हुआ, बी जब अपने बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, अगर वो येन में लोन लेता है यानी कि जिस करेंसी में वो काम कर रहे हैं, मतलब जापान में जो उनकी होम करेंसी है वो येन है, तो येन में अगर उसको लोन चाहिए तो 8% इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर वो डॉलर में लोन लेता है तो उसको 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। दोनों ने बोला ठीक है। अभी एक बात नोटिस करने वाली है कि ए और बी अगर एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर वो जानते हैं तो उन्होंने आपस में बात किया तो इनको पता चला कि ए को यूएसए में लोन जो है, येन में लोन 5% में मिल जाएगा। लेकिन वही लोन अगर जापान में वो लेता है, बी लेता है, तो उसे 8% चार्ज किया जाएगा। तो इस केस में ऐसा दिख रहा है, ए की जो क्रेडिट रेटिंग है, मतलब ए की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, वो बी से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ए को येन लोन 5% में मिल रहा है, जबकि वही येन लोन जापान में बी को ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, 3% ज़्यादा लग रहा है उसको। डॉलर लोन तो उसको ज़्यादा पड़ ही रहा है। अगर आप डॉलर लोन कंपेयर करोगे ए से, तो ए को डॉलर लोन में इंटरेस्ट लगेगा 9%, जबकि जापान में बी को डॉलर लोन में लगेगा 10%। सो बी की क्रेडिट वर्दीनेस तो वैसी कम है ए से। चलो ठीक है। अभी ए और बी सिंस मैंने कहा है दोस्त हैं, सो बी ने कहा ए से कि आप अगर मुझे लोन लेके दे दो, आप अगर मुझे लोन लेके दे दो तो मेरे लिए कितना अच्छा हो जाएगा, मेरे 3% की सेविंग हो जाएगी। आप 5% पे लोन ले लो येन बैंक से और आप वो लोन मुझे ट्रांसफ़र कर दो, और आपको अगर बीच में कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो आप ले लेना। अगर आप 1% 2% भी चार्ज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए चार्ज करेगा बी से 6% फॉर एग्जांपल, यानी कि 5% वो उसने बैंक से लिया और 6% में बी को दे दिया। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बी को फ़ायदा है ना, क्योंकि बी को यहाँ पर 8% इंटरेस्ट पटाना पड़ रहा था, जबकि उसको ए को सिर्फ 6% देना पड़ेगा, तो 2% की सेविंग। मान के चलो ए 7% बोलता है कि 7% चार्ज करूंगा, तो भी बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी बोलेगा हाँ ठीक है, आप 7% चार्ज कर लो, आप मुझसे 7% ले लो, आप सामने वाले बैंक को भले 5% देना, आपकी 2% बीच में कमीशन एक तरह से हो जाएगी। और मेरे को क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं बी हूँ तो मुझको क्या फ़ायदा होगा, मुझे 1% सेविंग हो जाएगी। मैं अपने होम कंट्री में, होम करेंसी में जब येन को लेने जाता हूँ तो मुझसे लोग 8% मांगते हैं, आप मुझसे 7% चार्ज कर रहे हो, आप मुझे 1% का फ़ायदा दे रहे हो, तो मैं आप ही से ले लेता हूँ लोन। ऐसा बी ने कहा। तो करेंसी स्वैप में सबसे पहले क्या होता है, करेंसी स्वैप में टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टुडे, यानी कि प्रेजेंट डे में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल होगा। जब आप बाकी स्वैप से कंपेयर करने जाओगे करेंसी स्वैप को, तो बाकी स्वैप्स में क्या होता है, प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं होता, वहाँ पे नोशनल प्रिंसिपल होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो एक्सचेंज नहीं होता, वो नोशनल रह जाता है। लेकिन करेंसी स्वैप में ऐसा नहीं, करेंसी स्वैप में प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सचेंज होता है। तो क्या होगा टी इजकल टू जीरो में,
तो जो ए है उसने बी की बात मान ली, तो उसने क्या किया, अपने बैंक से येन में लोन ले लिया। अब येन में उसने जब लोन ले लिया तो उसको ट्रांसफर कर दिया 6% में, मान के चलो 1% उसने बीच में रखा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ए ने अपने बैंक से लोन लिया येन में 5% के रेट से, इस लोन को ट्रांसफर कर दिया बी को, इसी लोन के प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया बी को 6% के रेट से। ठीक है, लेकिन अब ए ने बोला कि मैं तुमको ये फेवर फ्री में क्यों करूं, मेरा भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना। तो बी ने क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा बेनिफिट भी मैं कर देता हूँ। बी ने बोला मैं तुम्हारे बदले में डॉलर लोन ले लेता हूँ और तुमको डॉलर का प्रिंसिपल दे दूंगा। ए ने बोला ठीक है, बट ए ने क्या बोला कि तुमको तुम्हारा बैंक 10% चार्ज कर रहा है, अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मेरा बैंक तो मुझे 9% में डॉलर लोन दे रहा था। समझिएगा, बी जो है, बी डॉलर में लोन अगर लेता है 10% पे और सामने वाले को ट्रांसफर करता है ए को, और ए को बोलता है मुझे आप इंटरेस्ट देना 10% पे, तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा अगर तुम मेरे पास नहीं आते मैं तो चुपचाप अपने बैंक के पास जाता, डॉलर मुझे रिक्वायर्ड था, डॉलर लोन ले लेता 9% पे। अब तुम मेरे पास आ रहे हो, अब मुझे 10% मांग रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इससे अच्छा ए कह रहा है बी को कि तुम क्या करो, तुम 10% में बैंक से लोन ले लो, ठीक है, डॉलर में लोन ले लो, वो डॉलर का प्रिंसिपल अमाउंट तुम मुझे ट्रांसफर कर दो डॉलर का, लेकिन मैं तुमको जो इंटरेस्ट दूंगा ना 9% के रेट से दूंगा, बाकी का जो 1% है तुमको घर से देना पड़ेगा। तो बी मान गया। बी क्यों मान गया, बी इसलिए मान गया क्योंकि उसका 2% का तो सेविंग हो ही रहा था ना। बी इसलिए मान गया क्योंकि बी को यहाँ पे 8% लग रहा था, जबकि ए उसे सिर्फ 6% मांग रहा है, मतलब 2% तो उसका बच रहा है। तो उसने इंटरनल कैलकुलेशन की और उसको कहीं ना कहीं सेविंग्स हो रही थी इस ट्रांजेक्शन में, सो बी हाँ बोल दिया। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि बी ने लोन ले लिया, ये थर्ड सिचुएशन आ जाएगी, और बी ने लोन लेके वही लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर कर दिया ए को। चौथा इवेंट था ये, लोन का प्रिंसिपल ट्रांसफर। सो फाइनली हुआ क्या, फाइनली अगर मैं समराइज करूं तो ए ने सबसे पहले अपने बैंक से लोन लिया 5% के रेट से येन लोन। अभी जो उसने येन लोन लिया, ये येन उसने ट्रांसफर कर दिया बी को एट द रेट 6%। चलो ठीक है, फिर बी ने क्या किया, बी ने अपने बैंक से डॉलर लोन लिए 10% के रेट से, और ये डॉलर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर कर दिया ए को 9% के रेट से। चलो ठीक है, पहला स्टेप तो हमारा हो गया, एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल। स्टेप 2 इज एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। अब जब इंटरेस्ट की ड्यू डेट आएगी, जब दोनों पार्टीज को इंटरेस्ट पे करना होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि सबसे पहले बी पे करेगा ए को इंटरेस्ट एट द रेट 6%, फिर ए क्या करेगा, अपने बैंक को इंटरेस्ट पे कर देगा एट द रेट 5%, तो 1% उसको सेविंग्स हो गई। फिर ए क्या करेगा, बी को 9% के रेट से इंटरेस्ट देगा डॉलर पे, और बी अपना 1% उसमें जोड़ेगा, घर से पैसे निकालेगा और जोड़ेगा 9% में, और 10% इंटरेस्ट पे कर देगा अपने बैंक को। तो ये ट्रांजेक्शन होगा इंटरेस्ट का, विच इज एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि ए के लिए डिफरेंस इनकम ऑन येन लोन कितना था, वो इतना था कि 6% उसको मिल रहे हैं येन लोन पे, 5% उसको पे करना पड़ जा रहा है, तो बीच में उसको 1% बच रहा है, तो उसका डिफरेंस इनकम हो जा रही है येन लोन लेने पर, उसका 1% बच जाएगा। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी को ये जो 6% देना पड़ रहा है, उसको 8% देना पड़ जाता अगर वो बैंक से येन लोन लेता, लेकिन अपने दोस्त से उसने येन लोन लिया जिसपे उसको सिर्फ 6% पटाना है, तो 2% तो उसको सेविंग्स हो गई। सो सेविंग्स ऑन येन लोन उसको 2% हो गई। बी को अपनी करेंसी चाहिए येन, अब वो कहीं से भी आए, बैंक से आए या ए से आए, जहाँ से भी सस्ता है उसको वहाँ से मतलब है। लोन तो ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, जितना कम इंटरेस्ट में मिल जाए उतना अच्छा होता है। तो बी को ए से उतना लोन मिल गया लेकिन कम इंटरेस्ट में मिला, तो काफ़ी खुश है, तो उसका 2% का सेविंग हो गया। लेकिन उसको जो एक्स्ट्रा 1% देना पड़ जा रहा है यहाँ पे, वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑन डॉलर लोन, वो है 10 - 9, विच इज़ 1%। सो बी को बस एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जा रहा है डॉलर लोन पे, क्योंकि
9% उसको रीइंबर्समेंट मिल रहा है और उसके घर से 10% जा रहा है, तो 1% को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन 2% की वो सेविंग्स करके बैठा है। तो दोनों पार्टीज इस करेंसी स्वैप में खुश हैं। स्टेप 3, एक्सचेंज ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जब मैच्योरिटी का समय आएगा, मतलब जब लोन रीपे करना पड़ेगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि सबसे पहले ए येन लोन जो उसने दिया था स्टार्टिंग में बी को, वो उसे वापस लेगा और अपने बैंक को रीपे कर देगा। और उसके बाद ए डॉलर लोन प्रिंसिपल रीपे कर देगा बी को, और यही पैसा लेके बी अपने बैंक को पे कर देगा। तो दोनों बैंक को पैसे अपने मिल गए और इन दोनों के बीच का स्वैप भी हो गया। तो बेसिकली करेंसी स्वैप की समरी क्या है? करेंसी स्वैप की समरी सिंपली से ये है कि दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज को अपने होम कंट्री में लोन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, बट वो चाह रहे हैं कि उनको लोन सस्ते पे सस्ता मिल जाए। सस्ते से सस्ता मतलब यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाए। तो उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, स्वैप अग्रीमेंट कर लिया, जिसमें एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी एक पार्टी दूसरे पार्टी को देगी। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल सबसे पहले होगा, जिसमें क्या होगा, बैंक एक करेंसी देगी एक पार्टी को, वो करेंसी को ट्रांसफर कर देगा दूसरे पार्टी को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए और बी लेता हूँ एंड वाइस वर्सा। फिर एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, जो बी है वो ए को इंटरेस्ट देगी, फिर ए अपने बैंक को इंटरेस्ट रीपे कर देगा। और एक्सचेंज ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, बी ए को अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा, फिर ए वही चीज़ बैंक को दे देगा। ये चीज़ ए के साथ भी होने वाली है। तो इस तरीके से आपकी समरी है कि करेंसी स्वैप 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल, फिर होता है एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, और फिर होता है एक्सचेंज ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो चलिए इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। A Inc. and B Inc. intend to borrow $2 lakh and yen 240 lakhs, यानी कि 2 लाख इन येन रिस्पेक्टिवली फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 1 ईयर। यानी कि ए को $2 लाख की ज़रूरत है और बी को 240 लैक्स येन की ज़रूरत है। द प्रेवलेंट इंटरेस्ट रेट आर एज फॉलोज। ए को येन लोन पड़ेगा 5% पे और बी को वही येन लोन पड़ेगा 8% पे। ए को डॉलर लोन लेगा तो 9% पड़ेगा, और बी अगर डॉलर लोन लेता है तो उसको 10% पड़ेगा। ठीक है। द प्रिविलेंट एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू येन 120, दैट इज द एक्सचेंज रेट इज येन 120 रुपीज पर डॉलर। मतलब एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? येन 120 पर डॉलर। $1 120 येन के बराबर है। They entered into a currency swap under which it is agreed that B Inc. will pay A Inc. at the 1% over the yen loan interest rate, which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap. इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो B है वो A को कितना पे करेगा? 1% ओवर दी येन लोन। येन लोन किसने लिया? A ने येन लोन लिया B के चक्कर में। तो B के चक्कर में जब येन लोन लिया तो उसको कितने का पड़ा? 5% का पड़ा। अब B उसको कितना देगा? बी उसको 6% देगा। मेरे एग्जाम्पल में भी सेम डेटा चल रहा था कि बी 6% पे इंटरेस्ट देगा ए को, और ए बैंक को 5% पे इंटरेस्ट पे करेगा। वेयर एज ए इंक विल रीइंबर्स इंटरेस्ट टू बी इंक ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%। तो सेम मेरे एग्जाम्पल में ये हो रहा था कि जो ए है वो बी को 9% ही सिर्फ इंटरेस्ट रीइंबर्स करेगा, फिर बी जो है अपना 1% उसमें जोड़ेगा, टोटल हो जाएगा 10%, और 10% बी अपने बैंक को पे कर देगा। ये 10% बी अपने बैंक को पे कर देगा डॉलर लोन पे। कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, यानी कि ये जो पूरा 1 साल का पीरियड है जिसके लिए इन लोगों को लोन चाहिए, उस पीरियड में एक्सचेंज रेट जो है यानी कि येन 120 पर डॉलर वो सेम रहने वाला है। मतलब जब भी हम 3 स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल और एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट और एक्सचेंज ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट का हम इस्तेमाल करेंगे वो 120 ही होने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। Quantify the opportunity gain or loss component of the ultimate outcome resulting from the designed currency swap। मतलब हमको बेसिकली ये निकालना है कि कितना गेन या लॉस हुआ ए को और कितना गेन या लॉस हुआ बी को। अपॉर्चुनिटी गेन, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है कि अगर ये चीज़ करी जाएगी और ये चीज़ नहीं करी जाएगी उसमें क्या गैप आएगा। मेरा कहने का मतलब है अपॉर्चुनिटी गेन का मतलब ये होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना आउटफ्लो होगा ए को करेंसी स्वैप करने पर, और अगर करेंसी स्वैप नहीं करता तो कितना आउटफ्लो होगा। तो हम देखेंगे कि उसको करेंसी स्वैप करने से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ।
वैसा ही चीज़ हम बी के साथ भी करेंगे कि बी ने अगर करेंसी स्वैप किया तो उसके लिए कितना आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा, अगर बी करेंसी स्वैप नहीं करता तो कितना उसका आउटफ्लो ऑफ फंड्स होता, उसका कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या बी को एक्चुअली में फ़ायदा हुआ है करेंसी स्वैप करने से या नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। तो जो मैंने आपको डेटा मेरे एग्जांपल में था वही इस क्वेश्चन का डेटा है कि ए को डॉलर रिक्वायर्ड है, ए को अपना उसका बैंक 9% डॉलर लोन पे और 5% येन लोन पे कोट कर रहा है, और बी इंक जो है उसको येन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उसको येन का लोन पे बैंक जो है 8% कोट कर रहा है, डॉलर पे 10% कोट कर रहा है। तो आपका ये चार्ट हो गया। स्टेप वन, सेम स्टेप वन है कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल होगा करेंसी स्वैप में, कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ए जो है अपने बैंक से 240 लाख येन लेगा 5% के रेट से, और यही 240 लाख रुपीस बी को ट्रांसफर कर देगा 6% के रेट से, अपना 1% उसमें वो जोड़ेगा। ये आपका सेकेंड इवेंट हो जाएगा। फिर बी क्या करेगा, बी 2 लाख डॉलर अपने बैंक से उठाएगा 10% के रेट से और ट्रांसफर कर देगा यही 2 लाख डॉलर्स ए को 9% के रेट से, क्योंकि 9% ही ए रीइम्बर्स करेगा बी को। तो ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल। अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, वो कैसे होगा। वो ऐसे होगा कि जो बी है वो 6% इंटरेस्ट पे करेगा 240 लैक्स पर ए को। फिर ए को जब ये इंटरेस्ट मिल जाएगा तो ए अपने बैंक के पास जाएगा और यही 240 लाख 5% के रेट से इंटरेस्ट पे कर देगा। फिर ए 2 लाख डॉलर्स पे 9% ही सिर्फ बी को देगा। फिर बी अपना 1% जोड़ेगा और 2 लाख डॉलर्स पे 10% पटा देगा अपने बैंक को। ये होगा आपका स्टेप टू। तो जो मैं आपको डिफरेंस सिखा रहा था कि उसको 1% का सेविंग हो गया ए को, और बी को 2% का सेविंग तो हुआ लेकिन उसको 1% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया डॉलर लोन लेने पर। अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि अपॉर्चुनिटी गेन फॉर ए इंक निकाला जाए, वो अपन निकाल लेते हैं। कि सबसे पहले देखते हैं कि कैश इनफ्लो क्या हुआ स्टेप नंबर 2 में। कैश इनफ्लो फॉर ए, देखिए ये आपका स्टेप 2 है। यहाँ पे ए को जो पैसे आ रहे हैं वो इनफ्लो क्या दिख रहा है आपको, ये वाला एरो दिख रहा होगा। उसमें क्या हो रहा है, उसमें उसको बी से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है 240 लाख रुपीस पर। यहाँ पर भी हमने वही किया, इंटरेस्ट अमाउंट ऑन येन लोन फ्रॉम बी 240 लाख पर 6% उसको मिला, 14.40 लैक्स येन उसको मिल जाएंगे। अब देखते हैं कैश आउटफ्लो क्या होगा ए के लिए स्टेप नंबर 2 में। कैश आउटफ्लो अगर आप देखोगे तो दो एरो दिख रहे हैं, एक ये एरो दिख रहा है और एक ये एरो दिख रहा है। एक तो आपको दिख रहा है कि अपने बैंक को 5% का इंटरेस्ट पे करेगा 240 लैक्स का, और 9% इंटरेस्ट पे करेगा 2 लाख डॉलर बी को। तो दो आउटफ्लोज हैं ए के लिए। पहले आउटफ्लो को डिस्कस करें तो इंटरेस्ट अमाउंट टू बी ऑन डॉलर लोन विच इज $2 लाख इंटू 9% $18,000 आ जाएगा। लेकिन सिंस हमको एक ही करेंसी में कैलकुलेशन करनी है जिससे हम डेटा को कंपेयर कर पाएँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस $18,000 को येन में कन्वर्ट करेंगे, और येन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सचेंज रेट को यूज़ करेंगे विच इज़ येन 120 पर डॉलर। तो जब मैं $18,000 को मल्टीप्लाई करूंगा येन 120 पर डॉलर, तो ये डॉलर और डॉलर करेंसी कट जाएगी, येन में आंसर मेरा आ जाएगा येन 21.60 लैक्स। तो 21.60 lakhs is the interest amount to be on dollar loan of 2 lakhs। ठीक है, ये तो एक आउटफ्लो हो गया। अभी दूसरा आउटफ्लो देख लेते हैं। दूसरा आउटफ्लो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट अमाउंट टू बैंक ऑन येन लोन। तो ए को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को 5% के रेट से। तो 5% इंटू 240 लाख इज येन 12 लाख। ठीक है, तो येन 12 लाख और येन 21.60 दो आउटफ्लो हैं ए के लिए, और 14.40 इज इनफ्लो फॉर ए। तो नेट कैश आउटफ्लो ही आने वाला है क्योंकि आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो इन आवर केस। सो नेट कैश आउटफ्लो इन येन हम निकालेंगे विच इज कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, 19.20 येन आपका आ जाएगा। यानी कि 12 लाख और 21.60 लाख को अगर अब मैं माइनस करवा दूं 14.40 लाख से, सो 19.20 लाख येन नेट आउटफ्लो है ए के लिए। ठीक है, अगर वो करेंसी स्वैप करता है तो। देयर इज नो करेंसी स्वैप, ए इंक वुड हैव बोरोड $2 लाख एट द रेट 9%। ये क्यों बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे
क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से, तो अगर बी ए के पास नहीं आता, अगर बी ए के पास नहीं आता तो ए अपना जो उसका रिक्वायरमेंट था डॉलर्स का, वो कैसे पूरा करता? अपने बैंक के पास जाता और 9% पे डॉलर लोन ले लेता। उसको $2 लाख की ज़रूरत है तो $2 लाख 9% पे ले लेता। करेंसी स्वैप में जाता ही नहीं, वो पढ़ता ही नहीं वो। ठीक है, तो अगर वो करेंसी स्वैप नहीं करता तो उसके लिए कितना आउटफ्लो होता, चलिए देख लेते हैं। इफ देयर इज नो करेंसी स्वैप, वो बोरो करता $2 लाख 9% के रेट से, तो उसके लिए तब नेट कैश आउटफ्लो कितना होता? $2 लाख इंटू 9% यानी कि $18,000। और $18,000 को पहले येन में कन्वर्ट करेंगे टू कंपेयर द डेटा, तो हमको पता चलेगा कि 21.60 लैक्स उसको येन के रूप में लग जाते हैं। उसके लगेंगे तो $18,000 ही, बट डेटा को कंपेयर करने के लिए हमने कन्वर्ट किया येन में। सेम चीज़ को अगर हम येन में बात करें तो उसको येन में 21.60 लैक्स लग जाते अगर वो करेंसी स्वैप नहीं करता तो अगर मैं एक छोटी सी समरी बनाऊं जिससे आपको पूरा डेटा और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है, जहां पे आप करोगे कि नेट कैश आउटफ्लो ऑफ करेंसी स्वैप इज डन, कि करेंसी स्वैप करने से ए को कितना आउटफ्लो होता, वो होता 19.20 लाख। देखिए हमने निकाला था यहाँ पे 19.20 लाख। ठीक है, येन नेट कैश आउटफ्लो करेंसी स्वैप इज नॉट डन 21.60 लाख, ये हमने यहाँ निकाला था जस्ट थोड़ा देर पहले। तो अगर आप देखोगे तो करेंसी स्वैप किया ए ने तो उसे 19.20 लाख ही उसके घर से गया, और अगर वो करेंसी स्वैप नहीं करता तो उसका 21.60 लाख घर से जाता। मतलब उसका अपॉर्चुनिटी गेन कितना हो गया? 21.60 लाख माइनस 19.20 लाख, आपको मिलेगा येन 2.40 लाख। अगर आपको डॉलर में बात करनी है तो डॉलर में इसको कन्वर्ट करेंगे, और अपॉर्चुनिटी गेन टू ए इंक इन डॉलर्स इज 2.40 लाख, डिवाइड कर देंगे येन 120 पर डॉलर से, तो ये येन और येन कट जाएगा, डॉलर में आपको आएगा $2,000। सो बेसिकली अगर समरी है कि करेंसी स्वैप करने से ए को 2,40,000 येन का फायदा हो गया, अपॉर्चुनिटी गेन हो गया। अगर डॉलर में बोलूं सो करेंसी स्वैप करने से ए को $2,000 तक का बेनिफिट हो गया। करेंसी स्वैप इसलिए किया जाता है कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ सेविंग्स हो जाए इंटरेस्ट कॉस्ट पे। दोनों की रिक्वायरमेंट है फंड्स की, दोनों फंड्स चाहते हैं मार्केट से, बट दोनों फंड्स सस्ता फंड्स चाहते हैं। सस्ते फंड्स कौन से होते हैं? जिसमें लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, समझे? ऐसा करने से, ऐसा करेंसी स्वैप करने से दोनों के इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गए। बी का भी हम निकालने वाले हैं, बट जब तक कि हम ए पे हैं तो हम ए की बात करते हैं। तो ए का $2,000 घर से कम गया, ये $2,000 की सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई ए को। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बी को। अपॉर्चुनिटी गेन फॉर बी इंक, इफ करेंसी स्वैप इज डन, कैश इन्फ्लुएंस स्टेप 2। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि बी को क्या इन्फ्लो होता। स्टेप नंबर 2 में बी को इन्फ्लो क्या हो रहा है, आप देखिए बी को जो पैसे आ रहे हैं ये वाले एरो में आ रहे हैं, विच इज 9% इंटरेस्ट ऑन $2 लाख। सिर्फ एक ही एरो है इन्फ्लो का। ठीक है, तो उसको इन्फ्लो होगा यहाँ पे $2 लाख इंटू 9% का इन्फ्लो हो रहा है। इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डॉलर लोन फ्रॉम ए से उसको डॉलर लोन पे इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा 9%, $2 लाख पे $18,000 उसको मिल जाएंगे। अब कैश आउटफ्लो इन स्टेप नंबर 2 क्या होने वाला है, बी के लिए देख लेते हैं। अगर आप बी को देखोगे तो बी के लिए दो आउटफ्लो हैं, एक ये आउटफ्लो आपको दिख रहा होगा जो अपने बैंक को पे करेगा, और एक ए को पे करेगा। ए को पे करेगा 6% इंटरेस्ट 240 लाख येन पे, और अपने बैंक को पे करेगा 10% $2 लाख पे। तो ये दो आउटफ्लो हैं बी के लिए। तो बी के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डॉलर लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक को रीपे करेगा 10% $2 लाख पे यानी कि $20,000। और इंटरेस्ट अमाउंट ऑन येन लोन टू ए को 6% पे करेगा 240 लाख येन पे, तो 14.40 लाख येन पे बी पे करेगा ए को। मुझे बस डेटा को कंपेयर करना है अच्छे से, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा डॉलर्स में, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1/येन 120 पर डॉलर, ये येन और ये येन कट जाएगा, मेरा आंसर डॉलर में आ जाएगा $12,000। मतलब अगर एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो हो क्या रहा है कि बी के जेब से $20,000 जा रहे हैं बैंक को, और $12,000 जा रहे हैं ए को, और ए से $18,000 आ रहे हैं। तो नेट बी के घर से कितना गया? नेट बी के घर से गया 20,000 प्लस 12,000 माइनस 18,000, विच विल गिव यू 14,000। नेट कैश आउटफ्लो 2 - 1। कैश आउटफ्लो
ये आपका कैश आउटफ्लो माइनस कर दोगे कैश इनफ्लो, तो आपके पास आ जाएगा $14,000। तो $14,000 तक गया बी के घर से, करेंसी स्वैप अगर वो करेगा तो, ठीक है। अगर करेंसी स्वैप बी नहीं करता है तो क्या होगा, बी वुड हैव बोरोड 240 लाख येन एट द रेट 8%। अगर ये करेंसी स्वैप नहीं होता तो बी को जो येन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करता अपने बैंक से और येन में लोन ले लेता 8% के रेट से। तो 8% पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, जी हाँ। तो नेट कैश आउटफ्लो फॉर बी अगर करेंसी स्वैप नहीं किया जाए तो 240 लाख येन मल्टीप्लाई बाय 8%, ये आपको आ जाएगा येन 19.20 लाख, और इसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/येन 120 पर डॉलर, तो येन और येन कट जाएगा, डॉलर 16,000 आ जाएगा। सो नेट कैश आउटफ्लो इफ करेंसी स्वैप अगर करता है बी तो उसे 14,000 उसके घर से जाएगा, लेकिन अगर करेंसी स्वैप नहीं करता है तो $16,000 उसके घर से चले जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी गेन टू बी कितना हो जाएगा, $2,000 उसके घर से कम जाएंगे। और अगर मैं येन में बात करूं तो येन में कन्वर्ट करेंगे $2,000 मल्टीप्लाई बाई येन 120 पर डॉलर, ये डॉलर और डॉलर कट जाएगा, येन 120 मल्टीप्लाई बाय 2,000 यानी कि येन 2,40,000 उसकी सेविंग्स हो जाएगी। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था, करेंसी स्वैप। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5,000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।